नमस्कार, मैं हूं अंकुश मौर्य और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो मीडिया, सोशल मीडिया और जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में छाया हुआ है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि अननोन गनमैन्स आते हैं, वो मास्क लगाए रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, जो उनका टारगेट रहता है, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनको शूट करते हैं और निकल जाते हैं। और ये चीज़ होना शुरू हुई 2019 के बाद से, क्योंकि इसके बाद से ही लगभग भारत सरकार ने अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाया। नहीं तो इसके पहले बस हम बातचीत से हल निकालने की ज़्यादा कोशिश करते थे, लेकिन उसके चक्कर में नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा होता था, बहुत सारे हमारे सेना के जवान भी मारे जाते थे। और आप सोचिए, पाकिस्तान, कनाडा और कभी-कभी यूके तक टेररिस्ट जो हैं और जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं या इंडिया के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और हर बार बस न्यूज़ में एक ही हेडलाइन होती है, अननोन गनमैन ने किया अटैक, किलर्स का कोई पता नहीं कौन है ये लोग। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये इंडियन एजेंट्स हैं जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे लोगों को मार रहे हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं आखिर ये लोग हैं कौन। लेकिन उससे पहले हमें मिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आपने देखा होगा, इंडिया बहुत लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहा है। 1990 से लेकर आज तक इंडिया में कई टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जैसे 26/11 का मुंबई अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2016 का पठानकोट अटैक, 2016 का उरी अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक। और अभी हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था। तो आप देख सकते हो, ये जो अटैक्स हैं ये बड़े अटैक्स हैं। बाकी जो छोटे मोटे अटैक्स होते हैं, 1-2 लोग मारे जाते हैं, उनका कोई नाम ही निशान नहीं है। तो आप सोचो, इंडियन सरकार कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है सिर्फ आतंकवाद से निपटने के लिए। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही पैटर्न आता है कि ये जो आतंकवादी होते हैं अक्सर पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन। तो इन्हीं सब से वो लोग कनेक्टेड रहते हैं और वो इंडिया में आके लोगों को मारते हैं या हमारे सेना के जवानों को मारते हैं। बुरा इस चीज़ का लगता है कि ये जो ग्रुप लीडर्स हैं, जैसे हाफिज सईद हो गया या मौलाना मसूद अजहर हो गया, ये लोग पाकिस्तान में फ्रीली रहते हैं। आप सोचो, आप पर किसी ने अटैक किया और वो कहीं पर बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत खुश है, तो आपको कैसा लगेगा। और इंडिया बार बार इसके खिलाफ एक्शंस की मांग की है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के चक्कर में ज़्यादातर कुछ हुआ नहीं। यही चीज़ है जो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन 2019 के बाद से बहुत कुछ बदल गया, जब पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसमें जैसे मोहम्मद के कैंप्स को टारगेट किया गया। और इसके साथ ही साथ इंडिया ने अपना रवैया भी बदल दिया। पहले जो चीज़ हम बातचीत से करने की कोशिश करते थे, तो धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि बातचीत से कुछ ज़्यादा हल निकलने वाला है नहीं। तो उसके बाद हमने भी अपने दुश्मनों को धीरे धीरे निपटाना शुरू कर दिया। और तभी से दोस्तों, ये अननोन गनमैन का जो फिनोमेना है ये शुरू हुआ। आपने देखा होगा, पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान, कनाडा और दूसरी कंट्रीज में इंडिया के जो बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, ये एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और हर बार बस यही एक सेम कहानी आती है जो मैंने आपको बताया, ना कोई नाम, ना कोई पहचान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रैंडम इंसिडेंट्स हैं या कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ें कह सकता हूँ कि ये रैंडम इंसिडेंट्स तो है नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर वही आदमी मर रहा है जो इंडिया का दुश्मन ही है। मैं अपना एक यहाँ पर थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूंगा। अगर ये अननोन गनमैन रा के एजेंट्स हैं या हमारे देश के लिए कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो कहीं और के भी हों, उनके लिए मेरी सोच बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस है। और अब हम बात करते हैं कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में। तो अभी हाल ही में हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है। रज़ाउल्लाह निज़ामानी खालिद, नाम थोड़ा बड़ा है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये एक सीनियर लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव था और 2006 में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर अटैक करने का मास्टरमाइंड भी था। और ये जो आतंकवादी था, ये नेपाल से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। इसके बहुत सारे लोग इंडिया में भी काम करते थे। इसके अलावा जो ये खालिद था, इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी भी दी हुई थी। और 18 मई 2025 को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ये अपने घर से निकला और एक क्रॉसिंग के पास 3 लोग आते हैं, इसको गोली मार के निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। जैसे इसने 2005 के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, जिसमें अपने यहाँ के आईआईटी प्रोफेसर मुनीश चंद्रपुरी की मौत हुई थी। आपने देखा होगा, अपने यहाँ के साइंटिस्ट्स को मुझे लगता है उस लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसके चलते पास्ट में भी हमने बहुत अपने महान साइंटिस्ट को खो दिया है। इसके अलावा 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप में अटैक हुआ था, जिसमें 7 जवान और एक सिविलियन मारे गए थे। और पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंध में इसकी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी थी, जिसके चलते ये हुआ। लेकिन ये क्या सच है या कोई कवर अप कर रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। तीसरा जो केस आता है वो हंजला अदनान का आता है। मैं कहूँगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। इसने भी 2015 में उधमपुर में अटैक कराया था और दिसंबर 2023 में कराची में अपने सेफ हाउस के बाहर इस पे अटैक हुआ। 4 गोलियां लगी और पाकिस्तानी आर्मी ने इसे सीक्रेटली हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया, लेकिन ये मर गया बाद में। इसके अलावा जो चौथा केस है वो परमजीत सिंह पंजवार का है।
ये एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था। सेपरेटिस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको टेररिस्ट ही कहते हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था। और ये इंडिया में ड्रग स्मगलिंग और बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था। लेकिन मई 2023 में लाहौर में दो अननोन गनमैन आते हैं और इसे शूट करके निकल जाते हैं। और ये जो केस था, इस केस ने इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक टेंशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि कनाडा में भी आपको पता है बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खालिस्तान के लिए काम करते हैं। और सेम ही चीजें कनाडा में हुई। मैं आपके साथ एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। और इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब होने की एक वजह ये भी थी, इसके पहले के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, आपको पता होगा उनके बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब हो गए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया से खराब हो गए, चाइना से, अमेरिका से। बाद में ट्रम्प ने ये भी कहा कि हमारा 51वां स्टेट है कनाडा। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हुई उनके कार्यकाल में। और वो जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पंजाबी लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे। तो उनके वोट को पाने के लिए, सिर्फ वोट के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में इंडिया से बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने रिश्ते खराब कर लिए। और बाद में हुआ क्या, उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और जो कनाडा का केस था उसमें ये था कि हरदीप सिंह निज्जर जो 45 साल का था, उसको भी सेम ही अननोन मैन आते हैं और उसको मार के चले जाते हैं। बाद में वहां की गवर्नमेंट ने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ गया बाद में, ये कहते हुए कि शायद ये लोग नहीं थे, कोई और थे जिन्होंने इसको गोली मारी है। और जो पांचवा केस आता है वो मिस्त्री जहूर इब्राहिम का है। ये जो आदमी था ये 1999 की इंडियन एयरलाइंस IC-814 हाईजैकिंग का एक हाईजैकर था। और इसने इंडियन पैसेंजर्स को चाकू मारी थी। और मार्च 2022 में कराची के एक फर्नीचर स्टोर में दो गनमैन ने इसे गोली मार दी। और ये केस इसलिए बड़ा है क्योंकि IC-814 जो है हाईजैकिंग के बाद मौलाना मसूद अजहर को रिलीज किया गया था। और ये जो मिस्त्री जहूर इब्राहिम था ये उस इंसिडेंट का सबसे बड़ा की प्लेयर था। और जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे 20 से भी ज्यादा इंसिडेंट्स 2020 के बाद रिपोर्ट्स हुए हैं, जिसमें इंडिया के दुश्मनों को टारगेट किया गया है। और हर केस में सिर्फ एक ही पैटर्न है, सडन अटैक, प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन एंड अटैकर्स का कोई सुराग नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये कब और कौन कर रहा है। तो आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसके पीछे कई सारी थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी ये आती है कि ये रा का कवर्ट ऑपरेशन है। और इस थ्योरी से ये बात साफ निकल के आती है कि इंडिया ने अपने दुश्मनों के खिलाफ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपना ली है। और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडिया ने दिखाया कि वो अपने एनिमीज को उनके सेफ हेवन्स में भी टारगेट कर सकते हैं। और द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रान ने 2020 से पाकिस्तान में 20 किलिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के कोई ऑफिसर थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हमने ये जो काम करना शुरू किया है ये इसराइल की मोसाद और सऊदी अरेबिया का जो जमाल खागोसी वाला केस था, आपने सुना होगा उस बारे में, तो उससे इंस्पायर होकर हम ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी खबरों को जो ऑब्वियसली डिनाई कर दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, उन्होंने जो भी कहा वो उनके ऊपर है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। और जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि पाकिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और पाकिस्तान में कई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। और हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स अपने राइवल को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वहां पर फंस रहे हैं अननोन गनमैन्स, जिनको सिर्फ इस खबर के हिसाब से कवर दिया जा रहा है कि ताकि वो लोग बचे रहें जो सच में उन्हें मार रहे हैं। और एग्जाम्पल देखें तो दाऊद मलिक जो कि जैसे मोहम्मद का एक ऑपरेटिव था, और अक्टूबर 2023 में इसे गोली मार दी गई। और कुछ रिपोर्ट्स ने यह कहा कि ये किसी दो आतंकवादी संगठनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऐसा रिजल्ट हुआ है। और तीसरी थ्योरी में इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को बताया गया। और इस थ्योरी के हिसाब से इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। और जैसे कि अमेरिका, इसराइल या यूएई की जो एजेंसियां हैं वो इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म कर रही हूँ। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रा ने यूएई के साथ मिलकर ऐसे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया है, लेकिन अभी इसका कुछ खास प्रूफ है नहीं। और चौथी थ्योरी में ये कहा गया कि ये कोई वहाँ के लोकल लोग या जो डबल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, ऐसे लोगों का काम हो सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो मैंने आपको परमजीत सिंह पंजवार वाला केस बताया, इसमें पाकिस्तान ने उस किलर को अरेस्ट किया और ये कहा कि ये पाकिस्तान तालिबान के लिए काम कर रहा था, लेकिन असल में जो इसका मेन मकसद था वो रा के इशारे पर काम करता था। तो जो जो थ्योरीज बन सकती थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं जानता कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। अगर ये एजेंसीज ही कर रही हैं तो वो अपने चीज़ों को बाहर लाएंगे नहीं, और ऐसी चीज़ें आगे भी शायद होती रहें। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये कोई रैंडमली चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसके पीछे कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी जरूर है। और क्या इंडिया सच में अपनी नीति को बदल रहा है और वो ग्लोबली टारगेट कर रहे हैं अपने दुश्मनों को? और आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा पसंद आई? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।